Yes, today we are going to study about the most important topic known as lungs cancer, and it is a very serious concern. Serious concern because today era in the present era, our mainly the teenagers as rely on the smokings. They used a lot of smoking or the tobacco chewings or some others drugs and many other things which can normally leads to lungs cancer. Mainly the smoking is the shows major carcinogenic effect during this lungs cancer. And the first we know about how the cancer develop. नॉर्मली इसमें हम ऐसे सोचते हैं कि कोई भी कैंसर कैसे डेवलप होता है। उसका क्या होता है, एक होता है एक्टिवेटिंग और एक होता है उसका मतलब स्टूमुलेट। एक जीन अगर स्टूमुलेट होगा, ओवर स्टूमुलेशन होगा, ओवर एक्सप्रेशन होगा, जिसके कारण क्या होगा कि सेल का प्रोलिफरेशन होगा, तो उसमें चांसेस होता है कि चाहे ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसमें चांसेस होता है कि कैंसर डेवलप हो। या कि क्या होता है, कोई ट्यूमर सप्रेशर जीन है जिसको सप्रेस करता है, उसको रोकता है, अगर वो नॉन फंक्शनल हो, चाहे उसमें म्यूटेशन हुआ है, तो उसके चलते क्या होगा, फिर उसको कोई ग्रोथ को एक्सेसिव प्रोलिफरेशन को, चाहे एक्सेसिव ट्रांसफॉर्मिंग सेल को रोकने वाला कोई नहीं है, तो उसके भी कारण क्या हो सकता है कि कैंसर डेवलप होता है। नॉर्मली हम बात करते हैं कि लंग्स कैंसर के बारे में, तो लंग्स कैंसर क्या है कि ये नियोप्लास्टिक, नॉर्मली व्हाट इज दिस, इट इज नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पल्मोनरी इपिथेलियल सेल। ठीक है, और इसके मतलब नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत सारा कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस है, और उसमें मेजर कार्सिनोजेनिक इफेक्ट कौन सो करता है, तो स्मोकिंग। इसमें एक बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि हम इसमें बहुत सारा कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा पढ़ेंगे, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा पढ़ेंगे, फिर लार्ज सेल कार्सिनोमा पढ़ेंगे, और एडिनो कार्सिनोमा पढ़ेंगे। तो इस चारों में मतलब मेनली जो है ज़्यादातर क्या है कि वो सब के सब एक्सेप्ट अगर बात करते हैं एडिनो कार्सिनोमा का अगर छोड़ दें तो सब स्मोकिंग रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम एडिनो कार्सिनोमा को अगर हम मेंशन करते हैं, एडिनो कार्सिनोमा जो कि वो नॉन स्मोकर में होता है, और ये क्वेश्चन है अप्रोच करने के लिए, ये बेस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्मोकिंग होता है मेजर कॉज। अब क्या होता है कि बहुत सारा इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स, जैसे हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स, जैसे एक और हम इसमें देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है एस्बेस्टोस कंपनी में वर्क कर रहा है। ठीक है, एस्बेस्टोस कंपनी में, तो एस्बेस्टोस कंपनी में अगर वर्क कर रहा है तो उसमें भी क्या होता है कि कैंसर का जो डेवलपमेंट का जो चांसेस होता है वो ज़्यादा होता है। और जब मान लीजिए अगर कोई पर्सन एस्बेस्टोस कंपनी में वर्क कर रहा है और उसके साथ वो क्या कर रहा है कि साथ में स्मोकिंग भी कर रहा है। ठीक है, स्मोकर्स भी है, स्मोकिंग भी कर रहा है, तो ये क्या होता है ना कि एस्बेस्टोस और स्मोकिंग जो है ये दोनों शो करते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। और इस सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स के चलते क्या होता है कि जो चांसेस है लगभग मतलब 40 से 50% तो चांसेस हो जाता है कि मतलब लंग्स कैंसर डेवलप हो उस पर्सन में। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि इसमें क्या है, बहुत सारा जैसे हम लोग जानते हैं कि नागासाकी हिरोशिमा जो एटॉमिक बम जो एक्सप्लोजन हुआ था, उसमें क्या था कि उसमें उस एक्सप्लोजन में वहाँ पे ज़्यादातर क्या निकल रहा था, रेडॉन। और वो रेडॉन क्या करता है, वो म्यूटेजेनिक इफेक्ट शो करता है और म्यूटेशन का कारण बनता है। उसके चलते वहाँ के जो पर्सन है उस पर ज़्यादा दिन तक इसका निगेटिव इफेक्ट शो हुआ था। और उस वहाँ पे जो पेशेंट मतलब जो पर्सन है मतलब वो ज़्यादा चांसेस होता है कि वहाँ मतलब इस रेडॉन के चलते कि लंग्स कैंसर डेवलप हो। ठीक है, फिर इसके बाद से क्या हुआ कि बहुत सारा जैसे यूरेनियम है। ठीक है, तो यूरेनियम के चलते भी वो भी मतलब म्यूटाजेनिक इफेक्ट शो करता है, और इसके चलते क्या होता है कि कैंसर ट्रांसफॉर्मिंग में भी ये हेल्प करता है। और बहुत सारा जैसे कि डाइट्री अगर बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि विटामिन ए की डिफिशियंसी है किसी पेशेंट में, तो विटामिन ए की डिफिशियंसी के चलते क्या होता है कि वो
स्क्वामस मेटाप्लेजिया का कारण बनाता है, स्क्वामस मेटाप्लेजिया का कारण बनाता है। और ये स्क्वामस मेटाप्लेजिया से क्या होता है, फिर इंक्रीज होता है रिस्क किसका, लंग्स कैंसर का। इससे भी क्या होता है, लंग्स कैंसर का जो चांसेस है, चाहे सिंपल अगर बात करें हम, कैंसर का चांसेस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं कि अगर पेशेंट को कि आप जैसे कि फोलेट डाइट, मतलब डाइट में फोलेट लें, ठीक है, विटामिन ई थोड़ा सा आप कंज्यूम करें, चाहे कैरोटीन रिच डाइट लें। कैरोटीन रिच डाइट जो भी होता है, वेजिटेबल्स होता है, जो भी फ्रूट्स होता है, उसको हम मतलब प्रीफर करते हैं पेशेंट को, चाहे किसी भी पर्सन को, कि आप लीजिए। और इससे क्या होगा, विटामिन ई डिफिशियंसी मतलब ये इसका चांसेस है वो कम रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद से बहुत सारा जैसे हेरिडेटरी इफेक्ट भी शो होता है, हेरिडेटरी इफेक्ट भी शो होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी घर में हुआ है तो अगर उसके मान लीजिए कोई मतलब एक लड़का और एक लड़की है, दोनों भाई बहन हैं, और अगर बहन में हुआ है तो चांसेस है कि उस लड़के में भी क्या है कि उस रिलेटिव में चांसेस है ज़्यादा होने का, ठीक है। तो हेरिडिटरी कारण भी हो सकता है, या कह सकते हैं कि एक और जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के चलते, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के चलते भी क्या होता है कि इसका जो मतलब चांसेस है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर P450 जीन है जो कि इनकोड कर रहा है CYP1A1 को, ठीक है। तो ये क्या करता है कि मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है वो स्मोकिंग करता है, तो स्मोकर्स में क्या करता है कि ये जो जीन ज़्यादातर से जब एक्टिवेटिंग होगा इसके, तो ये इंक्रीज कर देता है, इट इंक्रीज कैपेसिटी टू मेटाबोलाइज व्हाट, प्रोकार्सिनोजेंस, प्रोकार्सिनोजेंस का मेटाबोलाइज करा देता है किसमें, स्मोक में, ठीक। जो भी स्मोकर सिगरेट्स में जो स्मोक होता है, ठीक है, स्मोकिंग में, ठीक है। तो स्मोक में वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है किसका, इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग्स कैंसर, लंग्स कैंसर का वो चांसेस बढ़ा देता है। अब बात करते हैं इसको नॉर्मली जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं क्लिनिकल सब ग्रुप्स के, मतलब लंग्स कैंसर को क्लिनिकली हम दो सब ग्रुप में बांटते हैं। क्लिनिकली इसको हम टू सब क्लिनिकल में हम बांटते हैं। और एक होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर, एक होता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, ठीक है। तो स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर की अगर बात करते हैं तो स्मॉल सेल में बहुत ज़्यादा मेटास्टैटिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है, हाईली मेटास्टैटिक होता है ये, हाईली मेटास्टैटिक इफेक्ट शो करता है ये। और ये थोड़ा सा लेस मेटास्टैटिक होता है, इसके कंपैरिजन बात कर रहे हैं, ठीक है, लेस मेटास्टैटिक होता है। फिर इसमें क्या होता है, ये जो है स्मॉल सेल, वो क्या करता है, हाईली रिस्पॉन्सिव होता है किसके, कीमोथेरेपी के, इट इज़ हाईली रिस्पॉन्सिव टू कीमोथेरेपी। लेकिन ये क्या होता है, ज़्यादातर ये मतलब रिस्पॉन्सिव ज़्यादा नहीं होता है कीमोथेरेपी के, मतलब ये लेस रिस्पॉन्सिव होता है, मतलब इसका मेनली हम लोग सर्जरी पे रिलाई थोड़ा हम करते हैं, ठीक है। और मार्फोलॉजी के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, मार्फोलॉजी के बेसिस पे, तो कैंसर को हम लोग दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, या कि ओरिजिन है जैसे सेंट्रल है, ठीक है, जिसको हाइलर भी कह सकते हैं, और दूसरा का क्या है, पेरिफेरल है, पेरिफेरल। तो पेरिफेरल और नॉर्मली जो बात कर रहे हैं हम सेंट्रल, तो सेंट्रल जो है वो नॉर्मली या कि हाइलम में, लंग्स के जो हाइलम है या उसके सराउंडिंग, हाइलम और या उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे वो ओरिजिन होता है, या कि मान लीजिए कि अगर थर्ड ऑर्डर ब्रोंकाई में भी वो क्या होता है, डेवलप करता है। और जो पेरिफेरल होता है वो मेनली आपके एल्वियोलर सेप्टल सेल्स में ये शो हो करता है अपना इफेक्ट, ठीक है, मतलब वहाँ पे ये प्रेजेंट करता है। या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में भी ये ज़्यादातर, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में भी ये शो करता है, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, सॉरी, यहाँ पे जो थर्ड ऑर्डर, जो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर ब्रोंकियाई में लगभग 70% में ये शो करता है यहाँ पे ये, ठीक है। और क्या है इसमें जो सेंट्रल में एग्जाम्पल की अगर बात करें कौन कौन आते हैं, तो
स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो गया, चाहे स्मॉल सेल कार्सिनोमा हो गया, तो ये सब आते हैं सेंट्रल ओरिजिन में। अगर पेरिफेरल की बात करते हैं तो उसमें आता है एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा में एक और पढ़े थे कि ये ज़्यादातर कॉमन किस में है, नॉन स्मोकर्स में ये ज़्यादातर ये कॉमन है, ठीक है। अब इसके कुछ और नॉर्मली अगर बात कर, अब सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, अब हम स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। इसके बारे में देखिए, स्मॉल सेल कार्सिनोमा के बारे में ये एकदम स्ट्रांगली एसोसिएशन होता है किसके साथ, स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ स्मोकिंग, ये पहला लाइन है, ठीक। और दूसरा जो है ये ओरिजिन होता है न्यूरो एंडोक्राइन सेल से, ठीक है, जिसको कुलचिस्की सेल कहते हैं। मेनली ये ओरिजिन किधर से होता है, कुलचिस्की सेल से, ठीक है, जो कि बेसल ब्रोंकियल एपिथेलियम लाइनिंग में ये प्रेजेंट होता है। और नॉर्मली इसका कारण क्या है, इसका पैथोजेनेसिस की अगर बात करते हैं तो वो क्या है कि ये नॉर्मली इट इज़ ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेशर जीन, ट्यूमर सप्रेशर जीन के इनएक्टिवेशन से। और वो जीन कौन कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है TP53 और हो सकता है RB जीन, ठीक है। इस दोनों के इनएक्टिवेशन, ट्यूमर सप्रेशर जीन है दोनों, और इसके इनएक्टिवेशन से इसका चांसेस होता है, और मोस्ट कॉमन ये है मोस्ट कॉमन है, ठीक है। और क्या होता है, अगर मान लीजिए दूसरा एक और चीज़ कह सकते हैं, जब क्रोमोजोमल की अगर बात करते हैं, अगर 3p डिलीशन के चलते भी इसका एसोसिएशन होता है, 3p डिलीशन के चलते भी इसका स्मॉल सेल कार्सिनोमा होने का चांसेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। या एक और होता है एक्टिवेशन ऑफ मिकजिन, एक्टिवेशन ऑफ मिकजिन, लेकिन ये थोड़ा सा रेयर होता है, ठीक है। हम अगर आगे अब जैसे बात करते हैं, इसके अब बात करेंगे हम कट सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद से इसके नॉर्मली जो हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग क्या होता है, ठीक है। इसका फिर इसके बाद तो कॉमन फीचर्स सब पढ़ेंगे कि कैंसर में कॉमन फीचर्स, लंग्स कैंसर में कॉमन फीचर्स क्या है। तो नॉर्मली इट प्रेजेंट्स विथ व्हाट, कफ, हेमोप्टेसिस, ठीक है, फीवर, वेट लॉस, ये सब मतलब फीचर्स ये शो करेंगे। और भी इसके साथ हम बहुत सारा इंटरलिंक्ड टॉपिक्स और इंटरलिंक इसमें जो भी स्ट्रक्चर्स, अच्छा जो भी आएगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके कट सेक्शन के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, और हिस्टोपैथ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कट सेक्शन जब हम लेते हैं, ठीक है, उस कैंसर को जब बाहर निकालते हैं और हम जैसे उसके बारे में देखते हैं तो वो कैसा होता है, ये चीज़ थोड़ा सा हम समझें, ठीक है। ये जो है नॉर्मली हम बताए थे कि इसका जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा वो एकदम हाइलम रीजन के तरफ होता है मेनली, नॉर्मली वो हाइलर रीजन की तरफ होता है, ठीक है। और वाइटिस जो दिख रहा है, ठीक है, नेक्रोटिक एरिया भी ये शो करता है, ठीक। और ये एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि इसमें जब हम लोग बायोप्सी स्पेसिमेंस लेते हैं तो, और उस बायोप्सी स्पेसिमेंस में क्यों अगर यहाँ से अगर कोई सेल लेते हैं तो उसमें अगर हम देखते हैं तो वो एक शो करता है जिसका नाम होता है क्रस आर्टिफैक्ट, क्रस आर्टिफैक्ट ये शो करता है, ठीक है। ये नॉर्मली जो दिख रहा है, ये जो सेल होता है नॉर्मली फ्रेजाइल होता है, नॉर्मली फ्रेजाइल है। और जो भी ये एक और कह सकते हैं कि फ्रेजाइल है, वाइटिस कलर जो दिख रहा है ये वाइटिस जो है, ठीक है, और हाइलम रीजन के पास है नॉर्मली। तो ये जो स्पेसिमेंस है, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा का, ठीक है, जो वाइट, सॉफ्ट और एक्सटेंसिव, और ऑल्सो इट कैन सीन विथ व्हाट, ऑल्सो इट कैन सीन विथ हैमरेज, ये हैमरेजिक है, हैमरेजिक शो कर रहा है, नेक्रोटिक एरिया भी है, ठीक है, बहुत सारा नेक्रोटिक एरिया है, हैमरेजिक एरिया है, ठीक है। ये सब किस में मिलता है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा में, ठीक है। आगे देखते हैं, कट सेक्शन में हमें क्या मिला कि वो
कुछ वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें, और वो सॉफ्ट होता है, फ्रेजाइल होता है, वाइट सॉफ्ट फ्रेजाइल हो गया, और विथ एक्सटेंसिव व्हाट हेमरेजिक स्ट्रक्चर, एक्सटेंसिव हेमरेज एंड नेक्रोटिक एरिया कैन बी शीन इन। अब इसको हम हिस्टोपैथ में भी हम समझेंगे। जब इसको नॉर्मली जैसे ये हम देख रहे हैं हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन में, तो हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन में हम स्मॉल सेल कार्सिनोमा में क्या क्या इसमें फाइंडिंग हम मतलब मिलता है वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझिए सबसे पहले कुछ हम पहले लिख लेते हैं और उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। इसमें क्या आता है, हमें दिखता है साल्ट पेपर, साल्ट पेपर क्रोमेटिन दिखता है हमें। ठीक, न्यूक्लियर मॉल्टिंग दिखता है, न्यूक्लियर मॉल्टिंग दिखता है। इसके वजह से हाईली माइटोटिक काउंट, हाईली माइटोटिक काउंट दिखता है, माइटोटिक काउंट भी इसमें शो करता है। इसमें एक्सटेंसिव नेक्रोसिस भी दिखता है, एक्सटेंसिव नेक्रोसिस भी दिखता है। फिर इसमें जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे वहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के बारे में भी हम देखेंगे, न्यूरोसेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के बारे में हम देखेंगे कि कैसा क्या होता है। ठीक है, तो हिस्टोपैथ स्टडी के ऊपर अगर हम बात करते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजोपार्डी इफेक्ट, एजोपार्डी इफेक्ट, इट शोज व्हाट एजोपार्डी इफेक्ट। तो कुछ पहले स्ट्रक्चर हम समझते हैं अपने से ड्रॉ करके। जैसे देखिए कि जब हम इसको हिस्टोपैथ पे लेते हैं तो कुछ इसमें जो ऐसे सेल हैं, क्या देखिएगा हिस्टोपैथ में कि नॉर्मली ये जो सेल है और ये एक सेल है और 3 सेल हम बना रहे हैं इसमें। ठीक, ये 3 सेल बना रहे हैं। इसमें क्या है कि बहुत सारा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत सारा ये है अपना माइटोटिक फिगर्स जो है, माइटोटिक काउंट जो है, माइटोटिक फिगर्स ये शो कर रहा है। ठीक है, और इसमें नॉर्मली जो ब्लूइश स्ट्रक्चर इसमें हल्का ब्लू कलर का दिखेगा, ऐसा लगेगा कि ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, साल्ट पीपर। ठीक है, साल्ट पीपर कहाँ पे, मेनली इट इज सीन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हम ये देख रहे हैं साल्ट पीपर। और ये साल्ट पीपर क्या होता है, ये होता है नॉर्मली हाइपर क्रोमेटिक स्ट्रक्चर, हाइपर क्रोमेटिक विथ फाइन ग्रैनुलर क्रोमेटिन। ठीक है, जिसमें कि नॉर्मली हमको क्या नहीं दिखता है, नो न्यूक्लियोलस, कोई इसमें न्यूक्लियोलस विजिबल नहीं होता है, नो न्यूक्लियोलस विजिबल। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियाई, कोई भी इसमें न्यूक्लियाई विजिबल नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में और हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर मोल्डिंग की कंसेप्ट समझते हैं, न्यूक्लियर मोल्डिंग का कंसेप्ट समझते हैं। न्यूक्लियर मोल्डिंग क्या करता है ना कि नॉर्मली जो एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, वो ऐसा लगता है कि बहुत सारे न्यूक्लियाई एक दूसरे को रैप कर रहे हैं। ठीक है, तो वन जैसे ये न्यूक्लियाई है तो इसको ऐसा लगेगा कि ये इसको, ठीक है, रैप कर रहा है, कन्फॉर्मिंग देयर शेप फॉर द एडजेसेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, what it seems what it seems nuclei wrapped, nuclei get wrapped around each other, conforming to the shape of their what adjacent nuclei। ऐसा लगता है सुपर इम्पोज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा किसमें, न्यूक्लियर मोल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ स्ट्रक्चर समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर समझिए, ये जो दिखा रहा है जैसे ये है न्यूक्लियस, ठीक है, तो इसके ऊपर सुपर इम्पोज ये कर रहा है, कॉन्फ्रंटिंग मतलब एकदम पास पास आ रहा है।
ठीक है, लग रहा है कुछ ऐसे एक्सचेंज कर रहा है इससे, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मोल्डिंग, न्यूक्लियर मोल्डिंग, ठीक है। ये हमको बेस्ट कहाँ दिखता है, बेस्ट सीन ऑन साइटोलॉजिकल, बेस्ट सीन ऑन साइटोलॉजिकल स्पेसिमेंस, ठीक है। ये हमें देखने के लिए मिल रहा है, इसको न्यूक्लियर मोल्डिंग, ठीक है। आगे जो है जैसे देखते हैं, इसमें क्या है, ये जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इस ब्लड वेसल्स में क्या हुआ है कि जब ट्यूमर है, ठीक है, अगर उसका अगर नेक्रोसिस हो रहा है तो उसका जब सेल टूटेगा तो उसमें से जो भी डीएनए जो निकलेगा, ठीक है, बहुत सारा वो क्या रिलीज कर रहा है, डीएनए, ठीक है। कहाँ से, जो नेक्रोटिक टिश्यू है उसका जो जो नेक्रोटिक सेल्स है चाहे टिश्यू है उससे क्या निकल रहा है, ये अपना डीएनए। और ये डीएनए क्या करता है कि नॉर्मली इट कैन एक्यूमुलेट और कैन डिपॉजिट्स इन वेयर, ब्लड वेसल्स। डीएनए है नेक्रोटिक सेल से, वो डिपॉजिट कहाँ हो जा रहा है, इट डिपॉजिट इन इनटू ब्लड वेसल्स। और इस जब हम उसमें अगर डाई डालते हैं, ठीक है, तो ये जो शो होता है वैसोफिलिक स्टेनिंग शो होता है, इसको कहते हैं वैसोफिलिक staining can be seen, and this basophilic staining normally the DNA from the necrotic tumor cell which mainly deposits in the blood vessels and see the blue stains or the basophilic staining. This effect is known as what, it is known as azopardy effect is seen there, okay, this is known as azopardy effect। ये जो बात करते हैं इसका हम लोग न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा समझें, ठीक है। इसके न्यूक्लियस के बारे में देखिए, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ साल्ट और पीपर के जैसा कुछ इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहे हैं, अब माइटोटिक फिगर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक, इसमें भी सब दिख रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहे हैं, नॉर्मली माइटोटिक फिगर भी है, साल्ट पीपर न्यूक्लियाई, साल्ट पीपर न्यूक्लियाई इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आगे जो देखते हैं, हमें यहाँ देखना है कि जब हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किए हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किए हैं, ठीक है, तो इसमें हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसका नाम है इसमें न्यूरोसिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स को देख रहे हैं। तो न्यूरोसिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स मेनली वो क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक होता है, वो साइटोप्लाज्म पर, जैसे ये जो आपको ब्लैक ये जो दिख रहा है अंदर, ठीक है, तो ये तो न्यूक्लियर पार्ट है। लेकिन न्यूक्लियर पार्ट के बाहर आइए, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो आपको ब्लैक जो कलर दिख रहा है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं द सो अ डार्क कोर ग्रेन्यूल्स, दिस इज नोन एज, इट इज द डार्क कोर ग्रेन्यूल्स। और यही डार्क कोर ग्रेन्यूल्स क्या है, न्यूरोसेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, जो डार्क कलर में ये शो हो रहा है, और ये नॉर्मली है, ठीक है, डार्क वाला ये है। तो ये हमें कहाँ दिखता है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा में, ठीक है। ऑल्सो और हम बात करते हैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो बात करते हैं, नॉर्मली एसोसिएशन जो इसका होता है, ये एसोसिएटेड विथ पैरा नियोप्लास्टिक फीचर्स शो करता है, जिसमें कि वो ACTH का प्रोडक्शन कराता है और ADH का प्रोडक्शन कराता है इसमें, ठीक है। तो इस ADH के चलते क्या होता है, ADH के चलते ये कारण बनाता है हाइपोनेट्रेमिया का, ठीक है। ये हाइपोनेट्रीमिया हुआ, और
अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई कैंसर, लंग्स कैंसर है जो कि मतलब एसोसिएशन है, ठीक है, हाइपोनाइट्रीमिया सा, तो हम सीधा एक पॉइंट में आंसर हम क्या सोचेंगे कि वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। या एसीटीएच के चलते क्या होता है कि ये जब एसीटीएच क्या करेगा, जब ये ज़्यादा रिलीज होगा तो वो वर्क कहाँ करेगा, एड्रीनल ग्लैंड पे, और एड्रीनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया कराएगा, और वो भी क्या होगा, बाइलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। और जब बाइलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होगा तो उसके चलते क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कॉर्टिसोल रिलीज होगा। जब कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज होगा तो उसके चलते क्या हो जाएगा कि बॉडी से बहुत सारा एलिमिनेट करेगा, कुछ एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल, एक वर्ड में हम कह सकते हैं ये डेवलप करता है व्हाट, हाइपो कैलेमिक एल्केलोसिस को ये डेवलप करता है, हाइपर हाइपर कैलेमिक एल्केलोसिस। और ये कभी कभी ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसमें पेशेंट को मसल वीकनेस भी होता है, मसल्स वीकनेस में, मतलब वो थोड़ा माइस्थेनिया ग्रेविस की तरह लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम से भी ये एसोसिएटेड करता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम वैल्शियम देखते हैं, और स्क्वामस सेल में हम कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे, हाइपर कैल्शियमिया उसमें कैसे दिखता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो ये पूरा हम लोग पढ़े हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा के ऊपर पढ़े हैं, छोटा सा एक केस था। इसके बाद इसका सारा ट्रीटमेंट चाहे जो भी है अगले वीडियो में हम आएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि स्क्वामस सेल और लार्ज सेल कार्सिनोमा क्या होता है। इसके बाद से कुछ कार्सिनोइड और विनाइन जो कैंसर होता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में। एंड जस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।